नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम मेथड ऑफ इमेजेज के एक और प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ इमेजेज में हम एक्चुअल जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके स्थान पर एक पर्टिकुलर चार्ज का पर्टिकुलर दूरी पर स्थित मान इस प्रॉब्लम के अनुसार ज्ञात करते हैं और तत्पश्चात एक्चुअल चार्ज और डिटरमिन किए गए इमेज चार्ज का उपयोग करके किसी बिंदु पर कुल पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं। जो पहली प्रॉब्लम मैंने मेथड ऑफ इमेजेस में डिस्कस की थी वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर की उपस्थिति में पॉइंट चार्ज की प्रेजेंस के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल का कैलकुलेशन हमने वहाँ की थी और हमने इस कैलकुलेशन को करते समय चार्ज Q के कंडक्टिंग स्फीयर की प्रेजेंस में जो इंड्यूस्ड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक इमेज चार्ज Q डैश की जो कि R डैश दूरी पर स्थित था ओरिजिन से की कैलकुलेशन हमने वहाँ की थी और जो पोटेंशियल हम बिंदु P पर प्राप्त करना चाहते हैं उसका मान चार्ज Q और इमेज चार्ज Q डैश के कारण उत्पन्न होने वाले कुल पोटेंशियल की का मान हमने वहाँ ज्ञात किया था। और ये भी आपको ध्यान है कि जो पोटेंशियल हमको प्राप्त हो रहा है उस परिस्थिति में वो Q अपॉन 4π/0 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 SR कोस ऑफ थीटा माइनस R अपॉन R अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन R होल स्क्वायर माइनस 2SR स्क्वायर अपॉन R कोस ऑफ थीटा था, जहाँ Q वो एक्चुअल चार्ज है जो कंडक्टिंग स्फीयर के सामने स्थित है। S उस बिंदु की दूरी है जहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। R स्फीयर के ओरिजिन से केंद्र से सेंटर से चार्ज Q की डिस्टेंस है। थीटा S वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल हमने वहाँ लिया हुआ था। इस प्रॉब्लम को करने के बाद हालांकि इस प्रॉब्लम में ही हमने पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी, उसके बाद टोटल चार्ज हमने देखा था वहाँ और ये भी हमने प्रूव किया था कि जो टोटल चार्ज इंड्यूस होता है कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे उसका मान Q डैश के बराबर हमको प्राप्त होता है। तत्पश्चात हमने इस पूरे सिस्टम के कारण उत्पन्न होने वाले फोर्स की कैलकुलेशन वहाँ की थी। जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी वो एक चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की मैंने बात की थी जिसकी समूह के एक पॉइंट चार्ज हमने लिया था और इस प्रॉब्लम में भी हमने किसी पॉइंट पर
उत्पन्न होने वाले कुल पोटेंशियल की कैलकुलेशन की थी। आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें हम एक ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे जो फिक्स्ड पोटेंशियल पर है और इस फिक्स्ड पोटेंशियल वाले जो स्फीयर है इसके नज़दीक एक चार्ज Q स्थित है। प्रॉब्लम को यहाँ मैंने चित्र में दर्शाया हुआ है। एक स्फीयर जिसका रेडियस हम R ले रहे हैं के ऊपर जो है फिक्स्ड पोटेंशियल फाई 0 है। इस स्फीयर के सेंटर से R दूरी पर चार्ज Q हम ले रहे हैं और इस सिस्टम के कारण बिंदु P पर जो टोटल पोटेंशियल है उसकी कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है जो पोटेंशियल बिंदु P पर डेवलप होता है उसका मान चार्ज स्फीयर जो हमने पिछली प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें जो हमने कैलकुलेशन पोटेंशियल को निकालने के लिए की थी उसमें हमने चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर वहाँ लिया था और यहाँ जो प्रॉब्लम है उसका पोटेंशियल हम उस पोटेंशियल के साथ इसका इक्विवेलेंस देखते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं उसके हिसाब से ये पोटेंशियल उस चार्ज स्फीयर के चार्ज जो स्फीयर हमने लिया था पिछले डिस्कशन में उसमें प्राप्त होने वाले पोटेंशियल के बराबर ही प्राप्त होता है। केवल जो चेंज होना है वो ये है कि वहाँ जो चार्ज था पोटेंशियल जो चार्ज स्फीयर के ऊपर था उसके स्थान पर यहाँ हम पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन 0 r फाई 0 के बराबर लेंगे। इसको ऐसा क्यों ले रहे हैं उसको देखने के लिए हम थोड़ा एनालाइज करें। जैसा कि Q चार्ज से आवेशित एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पिछला जो डिस्कशन हमने किया था उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी किसी पॉइंट P पर उसका मान इस तरह से हमको प्राप्त हुआ था फाई एस इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन मोडुलो S माइनस R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R अपॉन R Q अपॉन S माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q प्लस R अपॉन R Q अपॉन S। यहाँ जो टर्म्स है उसको आप जानते हैं। Q एक्चुअल चार्ज का परिमाण है। S जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस वेक्टोरियल डिस्टेंस है। R चार्ज Q की पोजीशन है सेंटर के रिस्पेक्ट में। कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है और चार्ज Q वह चार्ज है जिस चार्ज से कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज किया हुआ है। क्योंकि सरफेस पर स्फीयर की सरफेस पर स्फीयर
एक फिक्स्ड पोटेंशियल रखता है जिसका मान फाई जीरो हम यहाँ ले रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रॉब्लम में। तो जब मैं एस का मोड आर रिप्लेस कर दूं तो पोटेंशियल का मान फाई जीरो प्राप्त होना चाहिए। अर्थात इस रिलेशन में जब मोड एस का वैल्यू हम आर रख दें तो हमें फाई जीरो मिलेगा। फाई जीरो इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अब मोडुलो आर एस यूनिट वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस 1/4πε0 आर अपॉन आर क्यू अपॉन मोड आर एस यूनिट वेक्टर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर प्लस 1/4πε0 क्यू प्लस आर अपॉन आर क्यू अपॉन आर। और हम जानते हैं कि आर एस यूनिट वेक्टर माइनस आर वेक्टर को हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कोस थीटा के बराबर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं एस यूनिट वेक्टर है तो एस डॉट आर की वैल्यू आर हमको प्राप्त होगी और इस तरह से ये रिलेशन हमको प्राप्त होता है। सिमिलरली आर अपॉन आर एस यूनिट वेक्टर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर को यदि हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो ये हमको मिलेगा आर अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर फोर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यूब अपॉन आर कोस ऑफ थीटा। और आर अपॉन आर को जब अंडर रूट में लेकर के जाते हैं तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से हम अंदर की ओर मल्टीप्लाई करें, उससे फर्स्ट टर्म जो है वो हमको मिलेगी आर स्क्वायर के बराबर, सेकेंड टर्म हमको देगी आर स्क्वायर के बराबर माइनस 2 आर कोस ऑफ थीटा हमको प्राप्त होगा। इन दोनों रिलेशन को आप देख रहे हैं तो इसका जो साइड है ये वाली, इसमें दोनों का मान समान है, अतः इसकी जो राइट साइड है वो भी आपस में बराबर होगी। अर्थात मोडुलो मोड आर एस यूनिट वेक्टर माइनस आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर एस वेक्टर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर मोडुलो। इस रिलेशन को हम इक्वेशन 2 में यदि काम में लें तो आप यहाँ देख रहे हैं 1/4πε0 क्यू यहाँ भी है, 1/4πε0 क्यू यहाँ भी है, 1/RS माइनस आर ये साइड है, आर अपॉन आर एस माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर इस साइड में है, अतः ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देती है, जिससे हमको प्राप्त होगा फाई जीरो इक्वल टू 1/4πε0 क्यू प्लस आर अपॉन आर क्यू डिवाइडेड बाई आर। और क्यू प्लस आर अपॉन आर क्यू बराबर होगा 4πε0 आर फाई जीरो के बराबर। तो आपको ध्यान है क्यू प्लस आर अपॉन आर क्यू एक्चुअली वो पोटेंशियल है जो इस प्रॉब्लम में सरफेस पर दिया जाता है। अतः एक्चुअली जो पोटेंशियल प्राप्त होगा इस प्रॉब्लम में किसी बिंदु जो कि सेंटर से एस दूरी पर स्थित है उसका मान हम देंगे सॉरी 1/4πε0 क्यू अपॉन एस माइनस आर माइनस 1/4πε0 आर क्यू अपॉन आर एस माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर प्लस इस चार्ज की जगह हम ये रिप्लेस कर दें 4πε0 आर फाई जीरो, 4πε0 दोनों साइड में कैंसिल होगा, हमको जो रिजल्ट ये मिलेगा वो फाई जीरो आर अपॉन एस मोड है। इस प्रकार इस प्रॉब्लम में पॉइंट एस पर प्राप्त होने वाले पोटेंशियल का मान इस रिलेशन से दिया जाता है। सिमिलरली फोर्स की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। चार्ज क्यू पर लगने वाला फोर्स 2
अलग अलग चार्जों के कारण लगता है। एक इमेज चार्ज q डैश जो कि r माइनस r डैश पर स्थित है, दूसरा 4πε0 r जो कि सेंटर पर केंद्रित है, जिसके कारण फोर्स हमको मिलेगा 1/4πε0 q 4πε0 r अपॉन r स्क्वायर माइनस r q अपॉन r माइनस r स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर, और q अपॉन 4πε0 r अपॉन r स्क्वायर माइनस q r अपॉन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल स्क्वायर, और q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर को हम बाहर ले लें, अंदर हमारे पास बचेगा 4πε0 r माइनस q r क्यूब अपॉन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल स्क्वायर, और फोर्स जो q पर लगता है उसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है q 50 r अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस 1/4πε0 q r अपॉन r 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से एक कंडक्टिंग स्फीयर जो कि फिक्स्ड पोटेंशियल 0 पर हम ले रहे हैं के कारण के प्रेजेंस में एक चार्ज q स्थित हो, तो इस पूरे सिस्टम के कारण किसी बिंदु P जो कि ओरिजिन से s दूरी पर स्थित है, उसके लिए हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है, और उसके बाद चार्ज q पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी कैलकुलेशन आज हमने की है। कल या जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसमें मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्थित एक कंडक्टिंग स्फीयर के कारण उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल और फील्ड की मेथड ऑफ इमेजेस के द्वारा किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, इसकी बात मैं आप कल करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।